हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और हम लोग एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने आर एस शर्मा सर की किताब, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने छापी है, या अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी आर एस शर्मा की तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो उस किताब को आधार बनाते हुए हम इन एंशंट हिस्ट्री की क्लासेस को आगे बढ़ा रहे थे। आज जिस चैप्टर पे हम लोग पहुंचे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक आपने देखा कि हमने इतिहास में भूगोल के बारे में जाना। हमने लास्ट क्लास में इतिहास में पर्यावरण के बारे में जानने की बात करी थी। तो आप कहोगे सर, इतिहास के साथ ज्योग्राफी मिक्स हो रही है, हिस्ट्री के साथ एनवायरनमेंट भी मिक्स हो रहा है। और आज आप पाओगे कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, साथ में बायोलॉजी मिक्स होती हुई आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे हमारे पूर्वजों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और आज जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, यहां तक हम लोग पहुंचे। तो ये पूरी कहानी किस तरीके से चली, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट वन रहेगा इस लेक्चर का। और पार्ट टू जो आएगा इसी लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग डिफरेंट स्टोन एजेस के बारे में बात करेंगे। जहां पे हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए, मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ शुरू करते हैं आर एस शर्मा सर की इस किताब का एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक और बात इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर, हमने ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं, या हमें ये चैप्टर कभी पढ़ाया नहीं गई। अक्सर कोचिंग क्लासेस में, या मैं कहूँ इंस्टीट्यूट्स में, ये चैप्टर क्या कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है। क्यों मिस कर दिया जाता है? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत अलग अलग डायमेंशन यूज हो रहे हैं। कहीं पे बायोलॉजी का पोर्शन यूज हो रहा है, साइंस का पोर्शन यूज हो रहा है, साइंस के साथ ज्योग्राफी का पोर्शन यूज हो रहा है। तो ये बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो अक्सर क्या किया जाता है, इस चैप्टर को मिस कर दिया जाता है। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं इस लेक्चर के बाद में आपको यह भी बता दूंगा कि यहां से प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में कितनी बार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। अगर यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मानव के विकास की कहानी हम लोग देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन को आज हम देखेंगे। और साथ ही साथ द स्टोन एज, जो स्टोन एज है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इन एजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, बंदर थे, मंकीज थे। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात भी आज हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पहला है स्लाइड, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। जर्नी ऑफ आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की यात्रा हम लोग पढ़ेंगे। आप देखोगे कि जो पृथ्वी है, या मैं कहूं जो यूनिवर्स है, वो कहां से शुरू होता है, तो आप कहोगे साहब वो बिग बैंग से शुरू होता है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बनता है। और यूनिवर्स बनने के कुछ समय बाद आप पाओगे कि क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ एक्सिस्टेंस में आती है। हमारी अर्थ जब एक्सिस्टेंस में आती है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.5 मिलियन ईयर्स पहले बना था और उसके बाद हमारी अर्थ बनी, तो क्या जब अर्थ बनी थी तभी से मनुष्य है, या तभी से ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे नहीं, ह्यूमंस तो काफी बाद में आए। पहले जो जीवन है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, ओशियंस में आपको देखने को मिलता है। और किस रूप में देखने को मिलता है, एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव के रूप में आपको देखने को मिलेगा, एक एल्गी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो उस सिंगल सेल से आज, जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस,
ये कैसे बना, ये आज हम जानने की बात करेंगे। तो द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन एंड द स्टोन एज इन इंडिया, तो मुख्यतः हम कहाँ की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मेक द स्टोरी ऑफ आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर सिंपल, क्लियर एंड इजी टू रिमेंबर फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो यूपीएससी की दृष्टि से ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इनकी कहानी किस तरीके से उपयोगी है, ये हम बात करेंगे। We will explore how humans evolved, the tools they used, and how they lived with a simple explanation and real world example। तो याद करो, इसके साथ साथ हम लोग किसके बारे में भी बात करने वाले हैं, स्टोन एज के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्टोन एज का मतलब क्या है कि जो टूल्स उस समय यूज हो रहे थे वो किसके बने हुए थे, वो स्टोन के बने हुए थे। तो हम ये भी जानेंगे कैसे एक सिंपल स्टोन किस में कन्वर्ट हो गया, एक इंपॉर्टेंट टूल में कन्वर्ट हो गया, और जिससे कहानी आगे बढ़ी और आज उसी स्टोन टूल से हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं। जैसे एआई का अभी आप देख रहे हो, एआई क्या कर रहा है, एक युग परिवर्तन कर रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। उसी तरीके से, उसी तेजी के साथ और उससे भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, स्टोन ने, जब हमने स्टोन के टूल बनाना शुरू किए होंगे। तो ये सारी कहानी आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने ह्यूमन लीनेज आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत सारे आपको ह्यूमन लाइक क्रिएचर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ये जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद होमो हैबिलिस इसको कहा गया, जो हाइट में कम हो गया। फिर आप देख रहे हो होमो इरेक्टस, जिसने खड़ा होना सीखा, होमो इरेक्टस जो हमेशा दो पैरों पे चला करता था। होमो निएंडरथल, और लास्ट में होमो सेपियंस। और इसके बाद जो हम बने, ये होमो सेपियंस इसे कहा जाता है वाइज मैन, और उसके बाद होमो सेपियंस, सेपियंस आपके सामने आ जाएंगे जो मैं और आप हैं। तो ये सारी कहानी कि हम लोग यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो इस चैप्टर में बार बार हमारे काम में आएंगे। प्री हिस्ट्री, या हिंदी में कहा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री का वह हिस्सा है जिसमें हमारे पास क्या नहीं है, जिसमें हमारे पास कोई भी राइटिंग में कोई एविडेंसेस नहीं है, लिखित कोई भी जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ह्यूमन आया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन वो अर्थ पे आया उसी दिन से वो लिखना जानता था। हम ये जानेंगे कि लिखना तो छोड़ो, उसने बोलना भी बहुत बाद में सीखा। ठीक है, तो इससे पहले की जो कहानी है उसके बारे में अगर चर्चा करनी है तो उसके जो एविडेंसेस है हमारे पास किस फॉर्म में नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है। ऑल आर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। हमने देखा था कि हिस्ट्री को हम बहुत अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से। तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास है, यहाँ पे उनकी क्या है, हमारे पास बोन्स बची हुई हैं, उन बोन्स की स्टडी करके हम पता यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री का मतलब आप समझे कि प्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि वो हिस्ट्री जिसकी नॉलेज हमें कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ पे जो हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर पा रहे हैं, कौन सा सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, जिसके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे, वो है स्टोन एज या पाषाण काल। तो स्टोन एज क्या है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे ह्यूमन बींग्स कौन से टूल यूज कर रहा था, स्टोन टूल यूज कर रहा था। कौन से टूल यूज कर रहा था, स्टोन टूल यूज कर रहा था। और आगे हम देखेंगे कि इस स्टोन एज को हम लोग मेनली थ्री पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। स्टोन एज से कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक क्या है। इसके अलावा जो हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आप नाम पढ़ोगे बार बार, होमिनिड्स। क्या है, होमिनिड्स। होमिनिड्स की अगर बात की जाए, नाम देखो होमिनिड्स, मैं फिर से यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको क्या नाम है। नाम है HOMINIDS, होमिनिड। अच्छा, ये होमिनिड क्या आपको ह्यूमन से मिलता जुलता नहीं लग रहा? किससे मिलता जुलता? ह्यूमन से मिलता जुलता। आप सब ने एक चीज जानी होगी जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री, है ना। फैमिली ट्री का मतलब जैसे आप अपना अगर ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करो तो आप, आपके पिताजी, फिर आपके दादाजी, फिर
परदादा जी, इस तरीके से पीछे चलते जाएंगे तो हम क्या बना लेंगे, एक फैमिली ट्री बना लेंगे। अगर ह्यूमन बींग्स का, पूरे ह्यूमन बींग्स का अगर आप फैमिली ट्री बनाओगे तो उसमें सबसे अर्ली ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन लाइक क्रिएचर जिन्हें कहेंगे आप, वो कौन थे, होमिनिड्स थे। तो हमारी जो ह्यूमन की फैमिली ट्री, ह्यूमन ट्री जहां से शुरू होगा वो कौन है, होमिनिड्स हैं। These are the early members of the human family tree. They walked upright and are डायरेक्ट एंसेस्टर्स। जो ये क्या कर सकते थे, सीधे चल सकते थे। आप देखोगे अक्सर, आप अगर किसी बंदर को या किसी गोरिल्ला को चलते हुए देखोगे तो कैसे चलता है, थोड़ा झुक के चलता है। क्यों झुक के चलता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना होता है। वो फिजिक्स का चीजें हम लोग आगे कभी फिजिक्स की जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने हमारी बॉडी को अब इस तरीके से इवॉल्व कर लिया है कि हम कैसे चल सकते हैं, एकदम सीधे चल सकते हैं। आप भी आज भी अगर आप पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या हो जाते हो, आगे की तरफ बैंड हो जाते हो जाते हैं। वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो होमिनिड आप समझ गए क्या होता है, कि हमारी ह्यूमन फैमिली ट्री में अगर हम जाएंगे तो अर्ली ह्यूमन बींग्स लाइक जो क्रिएचर थे उन्हें आप क्या कहोगे, होमिनिड्स कहोगे। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक एज। कौन सी एज, पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण काल इसे कहा जाता है। अब पैलियो या पुरा का मतलब, अब ये पुरा हिंदी का जो शब्द है यहाँ पे, इसलिए मैंने हिंदी के शब्द भी लिए हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। हिंदी में से हम क्या क्या कह रहे हैं, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। अंग्रेजी में से कहा जा रहा है पैलियो लिथिक, लिथिक एज। लिथिक का मतलब हम सब लोग जानते हैं, लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है, रॉक्स होता है, चट्टान जो होता है। याद करो, लिथोस्फीयर हम जानते हैं, स्थल मंडल उसे हम कहते हैं। तो लिथ का मतलब तो हमें पता चल गया, पाषाण है, ठीक है। पैलियो या हिंदी में जिसे कहा जा रहा है पुरा, पुरा जो शब्द है पुराने से लिया गया है। इसका मतलब जब स्टोन एज शुरू हुई थी, स्टोन एज जैसे ही शुरू हुई तो शुरुआती वाला जो काल है, जो आज से बहुत पुराना जो काल है, उसे आप क्या कहोगे, पुरा पाषाण काल कहोगे। द ओल्ड स्टोन एज, द ओल्ड स्टोन एज। और पूरी स्टोन एज का सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है कौन सी एज के पास है, इस पैलियोलिथिक एज के पास है। उसके बाद मध्य पाषाण काल या जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, यह है मिडिल स्टोन एज। ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है, या मैं कहूं एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड है ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज के आने की तरफ। और न्यू स्टोन एज को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज, द पीरियड ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर एंड पॉलिश टूल्स। अब ये टूल्स क्या थे, फ्लेयर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम आज आगे देखेंगे। तो आपने कुछ चीजें जानी आज, जैसे प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, प्री हिस्ट्री के बाद आपने जाना स्टोन एज क्या होती है, स्टोन एज कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। और अर्ली ह्यूमन बींग्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, होमिनाइड्स कह रहे हैं। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अब चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे ही चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मानव का इतिहास। तो मानव के इतिहास को समझने से पहले हल्का सा हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ का विकास कैसे हुआ है, अर्थ कितना पुराना है। तो अर्थ की टाइमलाइन अगर हम देखें तो कहां से अर्थ शुरू हुई, तो हमें पता है आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग हुआ था। और आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या बना था, हमारा अर्थ बना था। क्या बना था, अर्थ बना था। तो यूनिवर्स कब बनना शुरू हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स। और अर्थ कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। और इस अर्थ पे आज से करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, फर्स्ट लाइफ, पहला जीवन आपको कहां देखने को मिला था, महासागरों में पहला जीवन देखने को मिला था। समझ में आई टाइमलाइन कि यूनिवर्स कब बना, अर्थ कब बनी और अर्थ पे जीवन कब आया। अर्थ पे जीवन आया है आज से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, पहले अर्थ पे क्या आया है, जीवन आया है। ठीक है, अब अर्थ की इस हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या कहा जाता है इसे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल में, और ज्योग्राफी में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके लिए पहले एनसीईआरटी में हमारे सामने एक ऐसी टेबल दी हुई है। एनसीईआरटी
क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसका लास्ट पेज आप देखोगे तो ये टेबल वहां पे बनी हुई है। अब इस टेबल को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत है? नहीं, पूरी टेबल अभी हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम ज्योग्राफी देखेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी ये हेडिंग है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईऑन लिखा हुआ है, एरा, पीरियड, इपॉक। क्या लिखा हुआ है? ईऑन, एरा, पीरियड और इपॉक। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने केवल क्या पढ़ा है अभी, ईऑन, एरा, पीरियड और इपॉक। चलिए, अच्छा, अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करता हूं कि टाइम में सबसे बड़ी जो चीज है वो मेरे पास ईयर है। ईयर के बाद आप देखोगे मंथ है, मंथ के बाद आप देखोगे आपके पास वीक है, आपके पास डे है, आपके पास आवर्स हैं, मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं। और क्या है? सेकंड्स हैं। इन्हीं सब चीजों से क्या करते हो आप? टाइम कैलकुलेट करते हो कि भाई अगर बहुत छोटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आप सेकंड्स में कैलकुलेट कर दोगे कि भाई 10 सेकंड में ये काम हो गया। ठीक है, आप कहते हो ना सिर्फ 2 सेकंड रुक जा, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, उसके उससे ज्यादा समय लगेगा तो मिनट, उससे ज्यादा समय लगेगा तो घंटे या आवर्स, उससे ज्यादा समय लगेगा तो आप कह दोगे यार 2-4 दिन लग जाएंगे इसमें, फिर आप कहोगे नहीं 1-2 सप्ताह लगेगा। अगर एग्जाम प्रिपरेशन की बात की जाए तो आप कह दोगे यार इसमें तो यूपीएससी की परीक्षा देनी है तो 10-12 महीने तो लग जाएंगे मुझे। या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने पंचवर्षीय योजना का प्लान बना रखा हो तो उसमें आप कह दोगे कि नहीं मुझे तो 3 साल लगेंगे क्योंकि अभी मेरा क्या चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी टाइम को कैलकुलेट करने की ही बात कही गई है। कैसे? जो सबसे ईऑन की बात कर रहे हैं वो क्या है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड कैलकुलेट करता है। जैसे ईयर करते हैं, ईयर क्या कर रहा है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ईऑन का मतलब क्या है, ईऑन समय की वह गणना है जो बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड क्या कर पाएगा, कैलकुलेट कर पाएगा। ईऑन से छोटा क्या है? ईऑन से छोटा है एरा, एरा से छोटा क्या है, पीरियड, और पीरियड से छोटा क्या है, इपॉक। पीरियड से छोटा क्या है, इपॉक। ठीक है, तो जैसे आप समझिएगा ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, इसी तरीके से क्या है, ईऑन, एरा, पीरियड और इपॉक। यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस ने कई बार तो यही सवाल डायरेक्टली पूछ लिया है कि इसमें बताओ समय कि सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन कैलकुलेट करता है और सबसे छोटा टाइम पीरियड कौन कैलकुलेट करता है। यहां तक एकदम चीजें सही हैं। अभी आज की तारीख की अगर अपन बात करें तो आज हम कौन से एरा में हैं, कौन से पीरियड में हैं और कौन से इपॉक में, इसको समझते हैं। तो आज अगर एरा की बात की जाए तो आज जो एरा चल रहा है उसका नाम है सीनोजोइक। क्या नाम है? सीनोजोइक। उस एरा का नाम क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, SAINO, सीनोजोइक। सीनोजोइक, ये उस किसका नाम है, एरा का नाम है। अगर पीरियड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पीरियड की, तो कौन सा पीरियड चल रहा है, क्वार्टरनरी। कौन सा पीरियड चल रहा है, क्वार्टरनरी। जैसे इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, उसी तरीके से अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है। अच्छा, इस क्वार्टरनरी पीरियड के 2 पार्ट हैं। क्वार्टरनरी पीरियड के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। आज से पहले, मतलब हमसे पहले जो अभी चल रहा था, क्या हमसे पहले जो इपॉक चल रहा था उसका नाम है प्लीस्टोसीन। क्या नाम है, प्लीस्टोसीन। और आज जो चल रहा है इपॉक, उसका नाम क्या है, होलोसीन है। क्या है, होलोसीन है। अब इसको आप इस तरीके से समझो, हमने देखा कि सीनोजोइक है, सीनोजोइक के कुछ पार्ट हैं। आज जिस पार्ट में हम लोग हैं उसका नाम है क्वार्टरनरी। क्या नाम है, क्वार्टरनरी। इस क्वार्टरनरी के कितने इपॉक थे, 2 इपॉक थे। कौन कौन से? पहले को आप कहोगे जो बीत चुका है अभी वो है प्लीस्टोसीन, और अभी जो चल रहा है वो है होलोसीन। अब आप कहोगे साहब ये अभी पहले, इसका मतलब समझाओ ये क्या है। तो आज की तारीख से 10,000 साल पहले क्या शुरू हुआ है, होलोसीन शुरू हुआ है। तो मैं कह दूं कि 10,000, 10,000 ईयर्स अगो क्या शुरू हो गया है, होलोसीन शुरू हो गया है। अभी क्या चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। और इस 10,000 साल पहले से क्या चल रहा था, प्लीस्टोसीन चल रहा था। देखो यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि 0 से 10,000 तो मॉडर्न मैन, जहाँ पे आज जो हम हैं, और 10,000 से 2 मिलियन वर्ष पहले
होमोसेपियंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्या है होमोसेपियंस वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन होलोसीन में अभी हम हैं, और होलोसीन से पहले क्या था, प्लीस्टोसीन था। ये बात ध्यान रखना, क्या था, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन बार बार हमारे काम में आएगा, क्योंकि प्लीस्टोसीन क्या था, आइस एज है। आइस एज का मतलब क्या है, उस समय टेम्परेचर बहुत ठंडा आपको देखने को मिलेगा। और प्लीस्टोसीन जैसे जैसे खत्म होगा, मतलब आज से करीब 10,000 साल पहले के आसपास आप देखोगे कि टेम्परेचर क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो एनवायरनमेंट है उसमें गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ेगी, ये गर्मी किसके लिए हेल्पफुल है, फ्लोरा के लिए, फौना के लिए, और ह्यूमन बींग्स जैसे क्रिएचर्स के लिए। तो आप देखोगे आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ, बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब हम आगे देखेंगे। तो आप समझ गए अभी हम किस में हैं, होलोसीन में। हमसे पहले क्या था, प्लीस्टोसीन था। होलोसीन और प्लीस्टोसीन किसके पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट हैं क्वार्टरनरी के, और क्वार्टरनरी खुद किसका पार्ट है, सीनोजोइक का पार्ट है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हमारी भाई पीपीटी क्या कर रही थी। हमारी पीपीटी पहले तो हमें इपॉक के बारे में बता रही थी। तो इपॉक क्या, अभी तो हमें एरा के बारे में भी पता है, ईऑन के बारे में भी पता है, पीरियड के बारे में भी पता है, और इपॉक के बारे में हम लोग जानते हैं। आर स्टोरी टेक प्लेस इन द क्वार्टरनरी पीरियड। तो हमने हमने देखा ही था कि सीनोजोइक का पार्ट क्या है, क्वार्टरनरी पीरियड है। और क्वार्टरनरी के भी दो पार्ट देखे थे, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। देखो ये लिखा हुआ प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन इसका नाम क्या है, प्लीस्टोसीन को हिंदी में हम लोग कहते हैं हिमयुग। क्या कहा जा रहा है, हिम युग कहा जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लीस्टोसीन इज नथिंग बट इट इज आइस एज, इट इज आइस एज। जो एग्जैक्ट अगर अपन देखें तो 2.6 मिलियन ईयर्स पहले, और मैं रफली अगर आपको बताऊं तो आज से करीब 2 मिलियन 3 मिलियन ईयर्स अगो, 3 मिलियन ईयर्स अगो। और कब तक चली थी, करीब करीब आज से 10,000 या 12,000 साल पहले तक कौन सी एज थी, प्लीस्टोसीन थी। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है होलोसीन। क्या चल रहा है, होलोसीन, जो आज से 10-12,000 साल पहले शुरू हुआ था। इस समय क्या हुआ था, आइस एज समाप्त हो गई थी, इसलिए इसको नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, होलोसीन दे दिया। हमारी कहानी कहां से शुरू हुई है, क्वार्टरनरी, मतलब ह्यूमन जैसे क्रिएचर आपको प्लीस्टोसीन में भी देखने को मिलेंगे और होलोसीन में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरी टेबल अभी हम नहीं करेंगे, ये हम कब करेंगे, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब हमारे देखो पूर्वजों की फोटो आपके सामने आने लगेगी। तो मैं और आप, हम दोनों के ही पूर्वज कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे बहुत शुरुआती दिनों में। अब इस तरीके से दिखाई देते, इसका मतलब क्या, देखो उनका मुंह काफी आगे की तरफ है, दिख रहा है आगे की तरफ है। और क्यों आगे की तरफ है, शुरुआती दिनों में हमको आग जलाना नहीं आता हमको, लेकिन खाने के लिए हमको क्या चाहिए, मीट चाहिए, मांस ही आप खाओगे, क्योंकि हमेशा से हंटिंग और गैदरिंग तो आप कर रहे हो, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। हंटिंग और गैदरिंग जब आप कर रहे हो और आपके पास कच्चा मांस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, च्यू करना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा। अगर चबाना है तो आपकी मसल्स क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। शुरुआती दिनों में हमारी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको देखने को मिलेगी। दिमाग बहुत कम था, दिमाग की साइज ही बहुत छोटी आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत ज्यादा सोचने वोचने की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, कि यूपीएससी का प्री कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, यूपीपीएस का फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, ये सब चीजें सोचनी नहीं है। केवल क्या करना है, शिकार करना है। अगर शिकार नहीं हुआ तो खुद क्या बन जाओ, शिकार बन जाओ। ये शुरुआती दिन में हमारे काम थे। देख लेते हैं द डाउन ऑफ द लाइफ एंड द ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है। The first life of the earth began about 3,500 मिलियन ईयर्स अगो। अभी हमने देखा कि करीब 3500 साल पहले, 3,500 या 3,800 साल पहले लाइफ आई। लेकिन जब लाइफ आई ना, तो उसमें ह्यूमन लाइफ नहीं थी शुरुआत में। तो क्या था, आप देखोगे केवल फ्लोरा एंड फौना था। हमसे पहले भी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3.8 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ आ गई थी, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ गए थे। अब वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पहले वाटर में थे, वाटर में धीमे धीमे वो सिंगल सेल से मल्टी सेल बने। फिशेज आई, आप देखोगे फिशेस जब बाहर आई तो रेप्टाइल्स आएंगे, स्नेक आएगा, लिजार्ड आएगा, डायनासोर्स आएंगे। और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो डायनासोर्स के टाइम से हैं। डायनासोर के टाइम पे हमारे एंसेस्टर थे जैसे चूहा, जिसको कहते हैं रोडेंट जैसी शेप थी हमारी। और धीमे धीमे आप पाओगे कि डायनासोर्स तो क्या हो गए, सब खत्म हो गए, वो रोडेंट से, हम लोग रोडेंट से बनेंगे मंकी, मंकी से बनेंगे एप, और एप से हमारी कहानी यहां से आगे शुरू हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर द होमोनिड्स। याद आ रहा है ये शब्द क्या पढ़ा था, होमोनिड्स, जो सीधे खड़े हो सकते हैं। होमोनिड्स अपीयर्ड इन द सदर्न एंड द ईस्टर्न अफ्रीका। तो हम सबका ओरिजिन आपको कहां देखने को मिलेगा, सब अफ्रीका में। तो अब ये जो लड़ाई करते हैं कि हम तो यहां से आए हैं, हमारा ये पृथ्वी का ये हिस्सा हमारे कब्जे में था,
तो भाई हम सब अगर पीछे चले जाएं तो हम लोग सब कहां से आए? हम सब आए अफ्रीका से। कहां से आए? अफ्रीका से, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है? अबाउट 6 मिलियन ईयर्स अगो दे वर द फॉर्चूनर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस। अब कहां से लोग निकले थे? हम सब लोग अफ्रीका से निकले थे, ठीक है। चलें आगे। फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, तो पहला स्टेप ह्यूमन लाइक क्रिएचर अब आपके सामने आ रहा है। ये सबसे पहले आदमी जैसे दिखने वाले जीव थे, तो ध्यान से समझिएगा इसे। द अर्लीस्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स वर वेरी सिमिलर टू द एप्स। किसके समान थे हम लोग? एप्स के समान थे। APES that developed about 30 मिलियन ईयर्स अगो। आज से कितने साल पहले? 30 मिलियन वर्ष पहले ह्यूमन जैसा दिखने वाला क्रिएचर, जो कैसा था? एप जैसा दिख रहा था उस समय, वो सामने आया। द फर्स्ट बिग स्टेप इन आवर इवोल्यूशन वाज द इमर्जेंस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो 30 मिलियन वर्ष पहले आ गया, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब क्या होता है? इसे कहा जाता है सदर्न एप। सदर्न एप। अब आप इसको अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसका मुंह बहुत आगे निकला हुआ है। जो सर की साइज है काफी छोटी आपको देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा मस्कुलर ये नहीं है। आप देखो ध्यान से, कंधे एकदम जुड़े हुए हैं, एकदम कंधे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप पाओगे जो थंब है ना, वो भी अलग नहीं है। जैसे अभी आप अगर आप किसी भी चीज को पकड़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले कर रहा है? थंब रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इनके थंब बहुत इंपॉर्टेंट इनके काम में नहीं आ रहे थे। फुट साइज है जो काफी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आगे हम देखेंगे, लेकिन समझ में आया कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में आप लोग जान रहे हो। अब ये कैसे दिखते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस? कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? तो ये स्पीसी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी, ये कब से कब तक रही? अबाउट 5.5 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक ये रही है, ठीक है। 5.5 से 1.5। देवर बाईपेडल। बाईपेडल मतलब दो पैरों पे चल रहे हैं। देवर बाईपेडल मीनिंग दे वॉक्ड इनटू 2 फीट्स। अपने दो पैरों पे चल सकते थे। उससे पहले क्या होता था? हमारे हाथ और पैर दोनों चीजों से हम लोग चला करते थे। आज भी आप देखोगे तो जो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो अपने हाथ और पैर दोनों से चलता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है और देखता है कि नहीं देखो मुझसे बड़े जितने भी लोग हैं वो सब कैसे चल रहे हैं? दो पैरों से चल रहे हैं। तो धीमे धीमे खड़ा होना शुरू होता है और दो पैरों पे चलना शुरू होता है। तो ये क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन है। हम देखेंगे ये जो क्रिएचर है, आगे जाके इसने ऐसा अपना दिमाग बना लिया कि ये आसपास जो चीजें हो रही हैं उससे सीख सकता है। क्या कर रहा है? सीख सकता है। तो जो नई लाइफ आएगी, मतलब जो नया बेबी होगा, वो अपने आसपास देखेगा कि ये सब लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उसी तरीके से वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्या बात थी? कि ये अपने दो पैरों पे 2 फीट पे चल सकता था, ठीक है। सबसे रिवॉल्यूशनरी चेंज तो ये था। और इसके दिमाग की साइज आप देखो, देयर ब्रेन वाज वेरी स्मॉल। कितना छोटा? अबाउट 400 क्यूबिक मीटर। बहुत छोटा सा दिमाग है। 400 क्यूबिक मीटर बहुत छोटा होता है। और दे कॉल प्रोटो ह्यूमंस। आदि आदि मानव जिसको आप कहोगे, वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आपको समझ में आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप। अफ्रीका से सब निकले थे और दिमाग का साइज छोटा था। क्या कर सकते थे? क्या विशेषता थी? दो पैरों पे खड़े हो सकते थे। ये इसकी विशेषता थी। दिमाग बहुत छोटा आपको देखने को मिल रहा है। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन हमारे सामने आया? होमो हैबिलिस। क्या सर ऑस्ट्रेलोपिथिकस के डायरेक्ट बाद होमो हैबिलिस आ गए थे? देखो, ये कड़ी जो है ना, अभी बहुत जगह मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि हमको हर साल या हर 10 साल बाद किस तरीके से ह्यूमन में इवोल्यूशन हो रहा है हमें पता है, नहीं पता हमें। हम कब की बात कर रहे हैं? आज से 5.5 मिलियन वर्ष पहले की, 30 मिलियन वर्ष पहले की। तो हर साल के बारे में हमें नहीं जानकारी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। जितना किताब में है, यूपीएससी के लिए जितना जरूरी है, उतना ही हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। होमो हैबिलिस द हैंडीमैन। हैंडीमैन का मतलब, अब हम उस समय आप देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खास बात क्या थी? कि वो पैरों पे खड़ा हो सकता है। वो हाथ का प्रयोग ज्यादा नहीं कर रहा था, और इसका तो नाम ही क्या है? द हैंडीमैन। द फर्स्ट रियल ह्यूमन वाज होमो हैबिलिस, दैट मींस विच इज अ हैंडी और स्किलफुल मैन। ये कब से कब तक था? तो आज से करीब 2 से 1.5 मिलियन
ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब हुआ क्या इस समय, ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो ह्यूमन जैसे क्रिएचर थे इनका शिकार बहुत तेजी से हो रहा था, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और शिकार जैसी चीजें हो रही हैं, टेम्परेचर धीमे धीमे मतलब आइस एज खत्म हो रही है, वेजिटेशन में कमी आने लगी, अब खाने को कमी होने लग गई। जब खाने को कमी होगी तो आसपास जो भी चीज होगी आप उसे खाओगे। अब बहुत सारे जानवर हैं जो जिनको आपको क्या करना है, मारना है। अब अगर उनको मारोगे तो हाथ से या पैरों से नहीं मार पाओगे, तो क्या चाहिए आपको, पत्थर चाहिए, स्टोन्स आपको चाहिए। तो शुरुआत में स्टोन को एज अ टूल सबसे पहले कौन यूज कर रहा है, ये ह्यूमन जैसा क्रिएचर। और यहां पे आप देखोगे कि ये पहला अर्थ पे एक ऐसा क्रिएचर है जो पत्थर को किस तरीके से यूज कर पा रहा है, एज अ टूल यूज कर पा रहा है। उसमें इतना दिमाग है कि उसको समझ में आ गया कि स्टोन जो है इससे मैं किसी जानवर को क्या कर सकता हूं, मार सकता हूं। तो ये काम कौन कर रहा है, होमो हैबिलिस कर रहा है। देयर बिग अचीवमेंट वाज बीइंग द फर्स्ट टू क्रिएट एंड यूज सिंपल स्टोन टूल्स बाय ब्रेकिंग स्टोन्स इनटू द शार्प पीसेस। और इनके दिमाग का साइज, उनका 400 था, इनका थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया है, 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास इनके दिमाग का साइज था। तो आप देख पा रहे हो कि ये शिकार कर रहे हैं। इसके हाथ में आप देख पा रहे हो क्या है, एक लकड़ी आपको देख पा रहे हो, और लकड़ी से किसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है, इस बर्ड का ये हंटिंग इसको करने की कोशिश कर रहा है। ये पत्थर को तोड़ रहा है जिससे क्या बनाया जा सके, उसको कुछ शार्प किया जा सके, जिससे किस में काम में आ जाएगा, हंटिंग के काम में उसके आ जाएगा। ठीक है। होमो इरेक्टस या द अपराइट मैन। तो होमो हेमिलिस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन है उसका क्या नाम है, होमो इरेक्टस, मीनिंग द इरेक्ट एंड अपराइट मैन। अभी तक हम थोड़े झुके हुए थे, अब एकदम क्या होने लगे, हम लोग सीधे खड़ा होना शुरू हुए। दे अपीयर्ड कब से कब तक, 1.8 से लेके 1.6 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग बात करेंगे इसकी, होमो इरेक्टस की। इनका पोस्चर एकदम आपको कैसा देखने को मिलेगा, अपराइट, एंड देयर स्कल वर स्ट्रॉन्गर। ये जो स्कल है ये स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेन साइज इनकी कितनी हो गई, 800 से 1200 क्यूबिक मीटर। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो अब इसकी नेक आपको देखने को मिल रही है। अभी तक नेक से ये जुड़ी हुई थी चीजें, यहाँ पे धीमे धीमे नेक दिखना शुरू होगी। अब नेक अगर दिख रही है तो सीधा एकदम खड़ा हो सकता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, होमो इरेक्टस। आपके सामने क्या दिख रहा है आपको, ये होमो इरेक्टस आपको देखने को मिल रहा है। होमो इरेक्टस के बाद इसके अचीवमेंट क्या थे, तो होमो इरेक्टस जब अब हुआ क्या कि अब आप शिकार तो आप आसानी से कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि पत्थरों से और लकड़ी से क्या क्या किया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। सिमिलरली उस समय धीमे धीमे आप पाओगे ये लोग किसके जो हड्डियां जो होती है, बोन बोन टूल्स भी यूज करने लग गए। ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जानवरों को मारा और खुद के जो अपने जैसे दिखने वाले जो और एप्स जैसे क्रिएचर थे उनको इन्होंने मारा। तो जब उनको मारेंगे और उनका मांस निकालेंगे तो क्या बचेगा, मीट निकालने के बाद केवल बोन स्ट्रक्चर उनका बच जाता था। तो उससे भी क्या बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। लेकिन उस समय हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, और बारिश होते होते अचानक से आसमान से क्या गिरी, बिजली गिरी। अब ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड में क्या हुआ, बिजली अगर गिरेगी तो क्या होगा, आग लग जाएगी। अब जब आग लगी, उस आग लगने से क्या हुआ, बहुत सारे जो जानवर थे वो उस आग में जल गए। उस आग में क्या हुआ, वो जल गए। और जब वो जला हुआ मीट या भुना हुआ मीट किसने खाया, होमो इरेक्टस ने खाया, तो उसको वो क्या समझ में आया कि यार ये तो ज्यादा स्वादिष्ट है और इसको च्यू आसानी से किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, जल चुका है, ये भुन चुका है, तो इसको आसानी से खाया जा सकता है। तो अब धीमे धीमे आप पाओगे इनका जो जॉ साइज है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जॉ पीछे जाएगा आपका जो वोकल कॉर्ड है ये खुलना शुरू होगा। और वोकल कॉर्ड अगर खुल रहा है इसका मतलब आप आवाज निकाल सकते हो। तो आप देखोगे धीमे धीमे अब यहाँ से आगे के बाद लैंग्वेज डेवलप होगी। तो सबसे पहला जो सबसे रिवॉल्यूशनरी काम था वो तो किसने किया है, हमने देखा वो जो हैंडीमैन था उसने किया। उसने क्या किया, स्टोन को एज अ टूल यूज करना शुरू किया। दूसरा जो रिवॉल्यूशनरी काम है वो कौन कर रहा है, होमो इरेक्टस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अब आग को जान गया है। किसको जान गया है, आग को। तो वो जो नेचर की पावर है, अल्टीमेटली जो फायर है वो किसकी पावर है, नेचर की पावर है। अब वो नेचर की पावर किसके पास आ गई है, इस होमो इरेक्टस के पास आ गई है। अब अगर आग आपके पास आ गई तो अब आप क्या कर सकते हो, बाकी जो जानवर हैं अब उनको आप डरा सकते हो, उनको मार सकते हो। अगर आपको ठंड लग रही है, आपके शेल्टर अगर आपको बनाना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, फायर को यूज कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है होमो इरेक्टस के लिए वो क्या है,
यूज ऑफ फायर ही करना सीख गए। दूसरी चीज, अब इन्होंने हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी या जिसको कहें हैंड एक्सेस का यूज करना शुरू कर दिया। दे परफेक्टेड द हैंड एक्सेस, अ वर्सेटाइल टूल फॉर मैनी टास्क। अब उससे अगर पेड़ों को काटना है, किसी मरे हुए जानवर का स्किन निकालना है, मीट निकालना है, तो किससे यूज करते थे वो उस हैंड एक्स का यूज किया करते थे। और नेक्स्ट इज ट्रेवल। दे वर great travelers and their fossils have been found in Africa, China and South Asia। साउथ एशिया में, चाइना में अगर उनके फॉसिल मिल रहे हैं, इसका मतलब वो अफ्रीका से चल के यहाँ पे पहुंचे थे, मतलब वो ट्रैवलर थे। अब वो क्यों ट्रैवल कर रहे थे, क्लाइमेट की वजह से कर रहे थे, हंटिंग की वजह से कर रहे थे, वो तो अभी तक हमें नहीं पता, या मैं कहूँ इस किताब में वो सारी चीजें नहीं डिफाइन है और उस डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन हमें ये पता है कि होमो इरेक्टस के फॉसिल आपको कहाँ देखने को मिले हैं, साउथ एशिया में, चाइना में और अफ्रीका में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम आ गए, हम या हमसे जस्ट पहले वाले लोग आ गए, होमो सेपियंस। इन्हें क्या कहा जा रहा है, इन्हें कहा जा रहा है वाइज मैन। क्या कहा जा रहा है, वाइज मैन। तो इस तरीके से दिखा करते थे कौन, होमो सेपियंस। ये है आपके सामने होमो सेपियंस। कम आफ्टर होमो इरेक्टर्स। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं निएंडरथल निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन जो करीब आज से 2,30,000 साल पहले से लेके आज से करीब 30,000 साल पहले तक इस अर्थ पे मौजूद थे। कौन, निएंडरथल मैन जिन्हें कहा जा रहा है। इनका ब्रेन अब साइज बढ़ गया है, कितना हो गया है, 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया है, बट अ डिफरेंट शेप। अब डिफरेंट शेप कैसी हो रही है, आप देख रहे हो, ये जो इंसान है शॉर्ट हो गया, पहले हाइट से क्या हो गया, कम हो गया है और स्लिम होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। पहले बल्कि बॉडी हुआ करती थी, अब वो बॉडी कैसी होती जा रही है, बॉडी स्लिम होती जा रही है, किसकी, होमो सेपियंस की। और ये जो साइज है ब्रेन का वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। होमोसेपियंस के बाद होमोसेपियन सेपियन के बीच में एक और नई प्रजाति आई ह्यूमन की, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्काइक होमोसेपियंस। ये होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस के बीच में का टाइम पीरियड है जब ये लोग आए, और इसमें हमारे जैसे होमोसेपियंस जैसे प्रिमिटिव फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो इन लोगों में देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी आर्काइक होमोसेपियंस की क्या है कि इंडिया में नर्मदा के पास, किसके पास, नर्मदा रिवर के पास इनके फॉसिल हमको मिले हैं। तो इसे बहुत बार बहुत सारी बुक्स में आपको नर्मदा मैन भी देखने को मिलेगा इनका नाम। तो ये नर्मदा मैन की कहानी आप याद रखना कि होमो इरेक्टस और होमो सेपियन के बीच में ये लोग आए थे, ये आए थे। ठीक है, इसलिए समझ पाए कि होमो इरेक्टस को हम कह रहे थे कि वो ट्रैवलर हैं, और कहां तक पहुंच के सोचो, इंडिया तक ये लोग आ गए। अब होमो सेपियंस सेपियंस, तो आज हम होमो सेपियंस सेपियंस ये हैं, है ना, ये भी होमो सेपियंस सेपियंस हैं। तो इनमें भी इनके दिमाग का साइज भी बढ़ चुका है ना, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो इवॉल्व हो चुके हैं। वी द मॉडर्न ह्यूमंस दे आर नोन एज होमो सेपियंस सेपियंस। ये कब आए, तो आज से करीब 1,15,000 साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस इस अर्थ में आए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ हमें अर्थ पे आए हुए, लेकिन हमने क्या कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे लोगों ने, कैसे लोगों ने, ऐसे लोगों ने, होमो सेपियंस सेपियंस ने। अब वी हैव अ लार्जर फोरहेड। क्यों क्यों लार्जर फोरहेड हो गया, यहाँ से धीमे धीमे बाल चलेगा और क्या आ गए, यहाँ पे ब्रेन की साइज लगातार बढ़ गई है, और कितनी हो गई है, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई है। इनकी भी कितनी है, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन की साइज है। ठीक है, होमोसेपियंस सेपियंस की। तो आप देख रहे हो कि धीमे धीमे कहां से हम लोग होमिनाइड से हम लोग चलना शुरू हुए थे, जो ब्रेन की साइज बहुत छोटी थी, झुका हुआ आपको देखने को मिल रहा है, और हम धीमे धीमे एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए, और आज होमोसेपियंस सेपियंस और इनके दिमाग की साइज आप कंपेयर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, ह्यूमन बींग्स की, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। और मैं आपको बता रहा था कि धीमे धीमे जब जॉ की जो मसल्स हैं ये रिलैक्स होना शुरू होंगी, इनकी साइज कम होना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि अब आपको ज्यादा चीजें च्यू नहीं करनी, अब आप आग जलाना सीख गए, होमो इरेक्टस आग जलाना सीख गया है। तो ये जो मसल्स हैं धीमे धीमे कमजोर होना शुरू, पीछे जाना शुरू हुआ, आपका स्कल का ये जो माउथ वाला पोर्शन है ये पीछे, तो आपके वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स खुलेंगे, अब आप क्या निकाल सकते हो, आवाज निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। और किसी किसी को डराना है, या मतलब कि शेर आ रहा है, कोई जानवर आ गया,
टाइगर्स को डराना है, तो अब चिल्लाना अब आपने शुरू कर दिया। इसका मतलब अब आप जान गए हो कि क्या वॉल्यूम या लैंग्वेज कोई चीज होती है। तो किसका आविष्कार हुआ यहाँ पे? तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी लैंग्वेज इज बिलीव टू ओरिजिनेट अराउंड 50,000 BC। इसका मतलब होमो सेपियंस सेपियंस के बाद भी आई है कौन? लैंग्वेज। कब आई है? 50,000 साल पहले। दिस एबिलिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन एंड द कॉपरेशन इनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू फंक्शन मच मोर इफेक्टिवली एंड टू चेंज देयर एनवायरनमेंट। भाई अब मैं आवाज ला के किसी को कह सकता हूँ देखो यहां से भागो, कौन आ रहा है? जानवर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीख गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी किसकी? ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा उसको पढ़ लेते हैं कि ब्रेन्स सबसे पहले जो पीरियड है उसकी बात करें आज से करीब 1.5 मिलियन ईयर्स पहले, तो कौन आया? वो इंसान आया जो 2 पैरों पे चल सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन्होंने क्या बनाना शुरू किया? पत्थर से टूल बनाना शुरू किए, टूल मेकिंग प्रोसेस इनको आ गया है। फिर उन्होंने फायर एंड माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर निएंडरथल जो मैन है अब वो ठंडे इलाकों में भी जाके रहने लग गए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है आग कैसे जलाई जाती है। और लास्ट में आप देखोगे आज से कुछ साल पहले 50,000 साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस ने लैंग्वेज डेवलप करी। तो ये हमारे ह्यूमन फैमिली ट्री के बारे में हमने बात करी। ठीक है, यहां तक ह्यूमन बींग्स की हमने बात कर ली और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल के बारे में। एक बार ये जो आपके सामने डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखा आपने? तो स्टोन एज को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा हुआ है। कौन कौन सी है? ध्यान से देखो, यह है पैलियोलिथिक एज, यह है मीजोलिथिक एज और यह है नियोलिथिक एज। इसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसके पास है? पैलियोलिथिक के पास है। कितना? आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन ईयर्स से कब तक? करीब करीब 10,000 साल पहले तक, 10,000 BCE तक कौन चल रहा है? पैलियोलिथिक एज चल रही है। 10,000 BCE से लेके 4,000 BC, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, इसलिए कहा था ये ट्रांजिशन जोन है। और 6,000 BC से 1,000 BC तक कौन सी चली? नियोलिथिक एज। इस पैलियोलिथिक एज में आप देखो फ्लेक स्टोन टूल्स बनाए जा रहे हैं, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये पैलियोलिथिक एज खत्म होगा, प्लीस्टोसीन वाला टाइम खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट आइस एज से वार्म क्लाइमेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वार्म क्लाइमेट अगर हो रहा है तो फ्लोरा एंड फौना इंक्रीज होंगे। आप देख पा रहे हो, इंक्रीज एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रास, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्रीज होने शुरू हो गई। अब एनिमल्स बढ़ गए। एनिमल्स कुछ ऐसे हुए जिनको हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। आप देखोगे स्पेशली डॉग को हम क्या करेंगे? डोमेस्टिकेट करेंगे। और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, बहुत बेसिक या रफ साइज में हम एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू कर देंगे। और लास्ट में जब नियोलिथिक एज आएगा तो आप पाओगे अब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हो रहा है इसका मतलब सेटल्ड लाइफ है, तो आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इन स्टोन टूल्स के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या थी स्टोन एज, कैसे ये शुरू हुई। तो इस पैलियोलिथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, इसके बाद शुरू होती है मेसोलिथिक और सबसे लेटेस्ट जो है वो है नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक के 3 पार्ट, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक। क्यों पैलियोलिथिक के हमने 3 पार्ट क्यों की? क्योंकि पैलियोलिथिक 2 मिलियन वर्ष पहले से शुरू हो रहा है। कब तक? 10,000 BC तक, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। चलिए, या कुछ बुक्स में इस 2 मिलियन को कहां से भी शुरू माना जाता है, 3.5 मिलियन ईयर्स पहले भी माना जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको लेके बहुत डिस्प्यूटेड है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें, क्यों? क्योंकि अभी लगातार डिस्कवरी हो रही है, नए नए फॉसिल मिलते हैं, तो चीजें बदल जाती हैं। ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विद द स्टोन टूल्स हैव बीन डेटेड इन ईस्ट अफ्रीका एज अर्ली एज 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। अगर 3.5 साल पहले है तो हम लोगों का स्टोन एज या मैं कहूं पैलियोलिथिक एज की शुरुआत हम कहां से मान लेंगे? 3.5 मिलियन से मान लेंगे। इंडिया में कब से हमको देखने को मिले ह्यूमन लाइक क्रिएचर? तो या स्टोन टूल्स कब से देखने को मिले? तो आज से करीब 5
5 लाख ईयर्स अगो पुराने टूल्स हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये बात है किसकी, लोअर पैलियोलिथिक की। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, तो 1 लाख साल पहले 1 लाख ईयर्स अगो पहले क्या शुरू हुआ था, मिडिल पैलियोलिथिक एज शुरू हुई। ठीक है, और करीब 40,000 साल पहले क्या शुरू हुआ, अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज में कौन आ गया था, होमोसेपियंस सेपियंस आ गए थे, हम लोगों ने देखा था। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, जो हमें करनी है। पैलियोलिथिक एज में किस टाइप के टूल्स इन्होंने यूज करे, स्टोन टूल्स किस तरीके से यूज कर रहे थे, वो सारी चीजें। अब ये दो स्टोन टूल्स के दो पार्ट आप देख रहे हो, एक को कहा जाता है कोर और दूसरे को कहा जाता है फ्लेक। क्या कहा जाता है, कोर या फ्लेक। अब कोर या फ्लेक क्या है, इसको ऐसे समझो कि ये पत्थर है, ये एक स्टोन आपने लिया, स्टोन को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टोन दो पार्ट्स में टूटा, एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। जो बड़ा पार्ट है इसे आप क्या कह रहे हो, कोर कह रहे हो। क्या कह रहे हो, कोर। और जो छोटा पार्ट है इसे आप क्या कह रहे हो, फ्लेक कह रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत में जो पैलियोलिथिक एज में और स्पेशली अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, ये कोर वाला, मतलब बड़ा पार्ट यूज किया जाएगा, छोटे पार्ट को यूज नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो हम कोर टूल्स को छोड़ के कौन से टूल्स पे पहुंच जाएंगे, इस फ्लेयर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं द स्टोन एज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से शुरू हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड अराउंड 5 लाख ईयर्स अगो। हमने देखा था कौन सा टाइम पीरियड है, अपर पैलियोलिथिक वाला टाइम पीरियड है। द स्टोन एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड बेस्ड ऑन देयर टाइप्स टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड कोइंसाइड विद द प्लीस्टोसीन पीरियड। याद करो, प्लीस्टोसीन पीरियड याद आ रहा है। प्लीस्टोसीन का मतलब कौन सा एज है, आइस एज की हम लोग बात कर रहे हैं। आइस एज मतलब इस समय क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, स्टोन एज इन इंडिया तो हमने देखा था 3 एज है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 6 लाख बीसी से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी से 4000 बीसी मीजोलिथिक, और 7000 से करीब 1000 बीसी तक नियोलिथिक एज जिसको कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज में हम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, लार्ज स्टोन टूल्स यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया था इस समय क्या यूज हो रहा है, कोर यूज हो रहा है। माइक्रोलिथ और टाइनी जो स्टोन टूल्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं। और आते आते लास्ट में आते आते जो स्टोन टूल्स हैं उसको हमने क्या करना शुरू कर दिया, पॉलिश उनको करना शुरू कर दिया। ये क्या है, ये सब चीजें आगे हम देखेंगे, पर ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, आगे सब चीजें आप समझ में आ जाएंगी। अब एक केस स्टडी है, और इस केस स्टडी को किसने शुरू किया है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने शुरू किया है। अब ठीक है, ये टूल्स आप देख रहे हो, ये टूल्स ये हैं टूल्स हैं किससे बने हुए, स्टोन से बने हुए टूल्स हैं। अब ये कौन है जिनका नाम हमने लिया अभी, रॉबर्ट साहब, ये फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हैं। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री याद आ रहा है, प्री हिस्ट्री का मतलब वो है जिसका एकमात्र सोर्स हमारे पास क्या है, इस हिस्ट्री का एकमात्र सोर्स है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इन्होंने क्या किया, इन 1863 ही डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया एट चेन्नई। और चेन्नई में कौन सी जगह है ये, पल्लवरम। कौन सी जगह, पल्लवरम। तो पहला स्टोन टूल इंडिया में कहां मिल रहा है, चेन्नई में मिल रहा है, पल्लवरम में मिल रहा है। कब मिल रहा है, 1863 में। कौन ढूंढ के लाया है, रॉबर्ट ब्रूस ढूंढ के लाया है। दिस डिस्कवरी मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन आर्कियोलॉजिकल। और यहां से शुरू होती है किसकी जर्नी, इंडियन आर्कियोलॉजिकली। तो इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है किसका, आर्कियोलॉजी का। ठीक है, इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर हम लोग कहेंगे। अब क्या डिस्कवरी है, किस तरीके से हुई, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो द फर्स्ट मैन इन इंडिया, जो फॉसिल एविडेंस मिले, कहां मिले, कैसे मिले, तो ये वो एविडेंस है जो हमें उस ह्यूमन बीइंग के मिले हैं। द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया इज स्कल फाउंड इन हथनौरा विलेज इन द नर्मदा वैली। याद करो, नर्मदा मैन की कहानी याद आ रही है अभी, अब मैंने आपको बताया था, तो वो यही इंसान है जिसके फॉसिल हमें मिले हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अरुण सोनाकिया इन 1982। तो फर्स्ट स्टोन टूल्स कब मिला है, 1800 में। और जो स्कल है वो कब मिल रहा है, 1982 में। दिस फॉसिल इज आइडेंटिफाइज एट होमो इरेक्टस, जो सीधा खड़ा हुआ था, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस और आर्काइक होमोसेपियंस। याद करो, आर्काइक होमोसेपियंस हमने देखा था होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस के बीच में। तो अभी डिबेट है कि ये होमो इरेक्टस था या
या कौन था, आर्काइक होमोसेपियंस था। इट इज द ओनली अर्ली ह्यूमन फॉसिल एसोसिएटेड विद द स्टोन एज टूल्स फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहले जो हमें टूल मिला वो आपको याद रहेगा चेन्नई में मिला, और जो ह्यूमन स्केल मिला है वो कहाँ मिला है, नर्मदा पे मिला है, इसलिए नर्मदा मैन इसे कहा गया है। ये वो साइट है जहाँ पे ये सब चीजें ढूंढी गई है। द अराइवल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। अब इंडिया में मॉडर्न ह्यूमंस कब आए उसकी कहानी पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट ह्यूमन जो इंडिया में मिले हैं वो कहाँ से आए थे, सब अफ्रीका से आए थे। और होमोसेपियंस सेपियंस की हमने बात कही थी 50,000 साल पहले वो लोग शुरू हुए। और इंडिया में जो इनके फॉसिल मिले हैं, जो इनके टूल्स मिले हैं इंडिया में, जो होमोसेपियंस के टूल्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें, कुरनूल से मिले हैं। कहाँ से, कुरनूल से, कुरनूल। और ये कुरनूल कहाँ मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। और ये कितने साल पुराने हैं, अप्रोक्सीमेट 74,000 ईयर्स अगो। 74,000 ईयर्स पुराने हैं ये टूल्स जो इंडिया में हमें मिले, किसके, होमो सेपियंस के मिले हैं। अब इंडिया की अगर पैलियोलिथिक साइट की अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान में एक जगह है सोन वैली। सोन वैली एक सोन रिवर है यहाँ पे। ये सोन नहीं है, SON नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये SOAN है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में डीडवाना, डीडवाना फेमस है। आज भी यहाँ पे सॉल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको डीडवाना में, तो डीडवाना एक फेमस साइट है। बैलन वैली उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, बैलन वैली। भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलेगी। और ये भीमबेटका आप देखोगे अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, सब पेलियोलिथिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कौन, भीमबेटका। उसके बाद आप देखोगे आदमगढ़ हिल्स आपको देखने को मिल रही है, चिकरी, बोरी, हुंगसाई, कुरनूल की बात अभी हम कर रहे थे। ये सारी साइट्स आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली साउथ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया की आप सबको याद रहती है, साउथ इंडिया की साइट्स भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी साइड है, सारी पैलियोलिथिक एज की साइट है, ठीक है। अब पैलियोलिथिक एज की बिगनिंग कैसे होती है उसकी कहानी, ये कब से कब तक है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो चुका होगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मार्क्ड बाय द नोमेटिक हंटर गैदरर। तो इस समय ह्यूमन सिर्फ दो ही काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, पहला काम था उसका हंटिंग, और दूसरा काम था गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था, और साथ ही साथ उसको स्टार्टिंग में कौन सी एज की हम बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक एज की। जब पैलियोलिथिक एज शुरू हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको किसकी नॉलेज नहीं है, फायर की नॉलेज उसको अभी नहीं है। फायर की नॉलेज उसको नहीं है, ना उसको खेती आती है, ना उसको अभी व्हील के बारे में कुछ पता है। तो उसको केवल एक ही चीज आती है, क्या, हंटिंग एंड गैदरिंग। उसके बाद लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर अपन बात करें, इस समय जो आइस एज से जो एरिया था वो बहुत ज्यादा ढका हुआ है, टेम्परेचर अर्थ का बहुत कम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दे लिव्ड इन फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। तो इस समय आप देखोगे वो शेल्टर्स में रह रहे हैं, केव्स में वो रह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वहां पे बहुत सारी केव्स मिली हैं। क्यों केव्स मिली है भीमबेटका में, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीने के लिए पानी पास में मिल रहा है, और वहां पे स्टोन टूल्स बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट, एक मेटाफर जो रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल रही है। चलें आगे। लोअर पैलियोलिथिक टूल्स की अगर अपन बात करें, तो ये देवर जो टूल्स है देवर फेयरली लार्ज कोर टूल्स। तो याद आ गया कोर टूल्स क्या थे, जो बड़ा वाला हिस्सा था पत्थर का, उससे ये अपने हथियार बना रहे थे, उसे हम कह रहे हैं कोर टूल्स। टूल्स वर अनपॉलिश। तो पॉलिश तो कब आएगी, एकदम लास्ट में आएगी नियोलिथिक एज में। तो पॉलिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये कोर टूल की डेफिनेशन, तो कोर टूल आपको पता है, वो जो बड़ा वाला पार्ट था उसको हम क्या कहते हैं, कोर टूल कहते हैं। तो ये वो टूल्स थे जो यूज कर रहे थे। ये थी आपकी हैंड एक्सिस। हैंड एक्सिस इस तरीके से हाथ से पकड़ा जाता था, आगे से नुकीला है पर बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। उसके अलावा एक क्लेवर्स हैं और ये पेबल टूल्स हैं। तो मेनली जो यूज करते थे वो लोग वो हैंड एक्सिस और क्लेवर्स का बहुत ज्यादा अमाउंट में वो यूज किया करते थे। टाइप्स ऑफ टूल्स की अगर हमने बात करी तो देख लिया हमने, हैंड एक्सिस क्या है, क्लेवर्स क्या है, पेबल्स क्या है, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक इसकी साइट्स कौन कौन सी है, यहां से यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है, हमने मैप में तो देख ही लिया है, एक बार और देख लो। महाराष्ट्र में आपको बोरी नाम से एक साइट मिलेगी, ये अर्लीस्ट पैलियोलिथिक साइट है जो इंडिया में आपको मिली है। सोन और सोहन वैली जो पंजाब अभी पाकिस्तान में, उसमें हमने देखनी। दूसरी बैलन वैली यूपी में इंपॉर्टेंट साइट है,
इंपॉर्टेंट साइट बहुत ही। डीडवाना राजस्थान की ये आपको देखने को मिलेगी। अब देखो डीडवाना राजस्थान, राजस्थान मतलब ये डीडवाना नागौर में आपको देखने को मिलेगा इस, ठीक है। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है आज की तारीख पे, अब हम बात करें तब यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये प्लीस्टोसीन एज है, आइस एज है, इसका मतलब यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। मतलब उस समय राजस्थान में किससे कवर था, आइस से कवर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर उस समय नहीं है। चिकरी नेवासा ये कहाँ की साइड है, महाराष्ट्र की साइड है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की साइड आपको देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की साइड। शेल्टर तो मैंने अभी आपको बताया, सब शेल्टर कहाँ पे लेंगे, केव्स में शेल्टर लेंगे। क्यों, क्योंकि इन्हें अभी हाउसेस बनाना नहीं आता, हाउसेस बनाना इनको नहीं आता। पैलियोलिथिक एज है, शुरुआत के दिनों में ह्यूमन को हाउस बनाना नहीं आता था। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज में चले तो कौन से टूल्स बन गए, अब फ्लेक इंडस्ट्रीज को कह रहे हैं। फ्लेक मतलब कोर वाला पार्ट को छोड़ के हम लोग कौन से टूल को यूज कर रहे हैं, अब फ्लेक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड करीब ये टाइम पीरियड आपको पता है किसका, कौन सी एज है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब धीमे धीमे जो क्लाइमेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ड्राई में कन्वर्ट हो रहा है, ड्राई क्लाइमेट बनता जा रहा है। और अब जो टूल्स यूज में किए जा रहे हैं वो कैसे टूल्स कर रहे हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स जो टूल्स हैं वो यूज में हो रहे हैं। इसका मतलब जो अभी हमने हैंड एक्सेस देखी थी उनका यूज धीमे धीमे क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो टूल्स हैं फ्लेक्स टूल्स। एक का नाम है स्क्रैपर्स, दूसरे का नाम है बोरस। ये बिल्कुल आप उस तरीके से देख सकते हो जैसे आज का स्क्रू ड्राइवर है, उस तरीके से इसको यूज में लिया जाता था। किसी भी चीज को चीरना है, फाड़ना है, उसके लिए बोर्ड्स का यूज हम लोग करते थे। हैंड एक्सेस और क्लेवर्स का यूज कम हो गया था, एकदम बंद तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ कम हो गया था। क्यों, क्योंकि ये कोर टूल्स हुआ करते थे। अब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स हैं इसकी मिडिल पैलियोलिथिक की एज की, तो ये तो आपने देख लिया कौन कौन से टूल्स यूज में करें। अब की साइट्स की अगर अपन बात करें तो जोग्राफिकल हॉरिजन ऑफ दीज साइट्स इज सिमिलर टू द लोअर पैलियोलिथिक एज। तुंगभद्रा के पास आपको देखने को मिलेगी, नर्मदा के पास आपको देखने को मिलेगी, यूपी की बेलन वैली यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और भीमबेटका अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ है तो आपको राजस्थान की जो साइट है ये अभी भी रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी, डीडवाना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक लाइफ स्टाइल एंड द शेल्टर, तो इस समय भी इनको घर बनाना तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे रह रहे हैं, केव्स में ये लोग रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हंटिंग और गैदरिंग का ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपर पैलियोलिथिक की एज में, क्लाइमेट एंड द मॉडर्न ह्यूमंस। तो अब धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्लीस्टोसीन आइस एज जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ये आइस एज का लास्ट एज है। द क्लाइमेट बिकम कंपेरेटिवली वार्म एंड दिस एज मार्क द अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस सेपियंस। यहाँ पे हम लोग आना शुरू हो जाएंगे कौन सी एज में, अपर पैलियोलिथिक एज में। कौन आ जाएगा, होमोसेपियंस सेपियंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो टूल्स का, अब देखोगे टूल्स कैसे बन गए, इन टूल्स को कहा जाता था पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। क्या कहा जाता था, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। अब ये पैरेलल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या है कि इस तरफ से भी काटा जा सकता है किसी चीज को और दूसरी तरफ से भी काटा जा सकता है। मतलब ये शार्प आपको देखने को मिलेंगे। शार्प है मतलब छोटे टूल्स होंगे, फ्लेयर टूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अगेन, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो लंबाई है वो ज्यादा मिलेगी, चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगी। लेंथ इज मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। तो जिस तरीके से आज अपना जो नाइफ होता है, चाकू जो होता है, उस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी। तो ब्लेड्स, ब्यूरेंस, इस ये नाम थे उन टूल्स के, ठीक है। ये रहे आपको देख रहे हैं, ये शार्प शार्प चीजें आपको देखने को मिल रही है, ब्लेड्स हैं, और ये आपका ब्यूरिन है, ठीक है। कैसा है, ब्यूरिन आपको देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या हुई इस समय, आप देखोगे ऑस्ट्रिच एग शेल्स आपको इंडिया में देखने को मिले। इसका मतलब उस समय इंडिया में क्या रहा करते थे, ऑस्ट्रिच रहा करते थे। और ऑस्ट्रिच की जो एग शेल है वो काफी कैसी होती है, हार्ड होती है। तो उसको किस तरीके से भी यूज में किया जाता था, वो एज अ पॉट भी हम लोग यूज किया करते थे। और ऑस्ट्रिच एग को लोग खाया करते थे किस समय, अपर पैलियोलिथिक एज में। और एट द केव साइट्स ऑफ कुरनूल and the Muchatla, Chintamanu, Gavi in Andhra Pradesh, tools were made of animal bones। तो एनिमल बोन्स के भी यहाँ पे आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, कुरनूल आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
आगे चले हम लोग, अपर पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले फिर से देखो बेलन वैली यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रहा है डोमेस्टिकेशन हो रहा है किसका, एनिमल्स का। कहाँ पे, बेलन वैली यूपी में। साथ ही साथ एक चीज और समझना कि प्लीस्टोसीन जो आइस एज है वो खत्म हो गई है, ये अपने लास्ट फेज में है। तो जो राजस्थान की साइड है डीडवाना वाली, या मैं कहूँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जितनी भी साइट्स हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लोग अलग अलग जगह जाना शुरू करेंगे। अब लोग दूसरी जगह जाएंगे तो अपने साथ खुद जाएंगे या अपने एनिमल्स को भी लेके जाएंगे, तो आप कहोगे नहीं अपने एनिमल्स को भी लेके जाएंगे। तो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में जो हमको कैटल्स के या गोट्स के जो फॉसिल मिले हैं, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स के फॉसिल मिले हैं वो एनिमल्स यहाँ के लिए इंडिजीनियस नहीं है। इसका मतलब वो कहाँ से आए थे, वो लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, भीमबेटका एमपी में, देखो एमपी भीमबेटका तीनों ही एज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अदर साइड्स की अगर अपन बात करें तो संगाव केव पाकिस्तान में, रोहरी हिल्स सिंध में, कश्मीर में, विंध्यास में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में और वेस्ट बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। किसकी, ये इंपॉर्टेंट साइड है अपर पैलियोलिथिक एज की। पैलियोलिथिक एज के बाद कौन सी एज आती है, मीजोलिथिक एज आती है। अब क्या क्या खत्म हो गया है, आइस एज एकदम खत्म हो चुकी है। क्लाइमेट बिकम वार्म एंड रेनी, क्लाइमेट वार्म हो चुका है, बारिश हो रही है, तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, वेजिटेशन कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और बहुत सारे एनिमल्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, अर्थ पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब अब आसानी से क्या किया जा सकता है, हंटिंग की जा सकती है, और एनिमल्स को क्या किया जा सकता है, डोमेस्टिक, उनको डोमेस्टिक बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल हो गए और हंटिंग आसानी से हो गई है। अब इनकी लाइफ स्टाइल देखो कैसी बन गई है। द मीजोलिथिक एज मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग स्टेज टू द बिगनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर अभी प्राइमरी नहीं हुआ है, क्या प्राइमरी हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन यहाँ पे प्राइमरी चीज हुई है। पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। अब लोग किस पे चले गए, फिशिंग करने यहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, प्रिमिटिव कल्टीवेशन, धीमे धीमे एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन कैसा है अभी, प्रिमिटिव कल्टीवेशन आप इसे कहोगे, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया मेसोलिथिक एज में। राइज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, देखो ये बार बार ये चीज इसलिए है क्योंकि यहां से यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है। एनिमल डोमेस्टिकेशन, इंक्रीज इन एनिमल लाइक डियर, एंटीलोप, गोट एंड शिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो जो डॉग के एंसेस्टर्स हैं उनको हमने क्या किया था, शुरुआत में पालना शुरू किया था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिक इंडिया, कहाँ कहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान का बागौर आपको देखने को मिलेगा। और ये साइट्स कितनी पुरानी है, आज से 5000 बीसी पुरानी आपको देखने को मिल रही हैं। दे ऑल्सो एंगेज इन द प्रिमिटिव प्लांट कल्टीवेशन सजेस्टेड बाय द एविडेंसेस ऑफ सांबर सॉल्ट लेक इन द राजस्थान। तो सांबर भी जयपुर और नागौर के पास आपको देखने को मिलेगी, बॉर्डर पे ही है, और डीडवाना तो एग्जैक्टली नागौर में है। तो वहां पे क्या हो रहा है, प्लांट कल्टीवेशन हो रहा है। अभी हमने देखा था प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है ये, प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं है ये। प्रॉपर तो क्या हो रहा था, एनिमल जो डोमेस्टिकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब जो टूल्स है वो कैसे हो गए, माइक्रोलिथ हो गए। माइक्रोलिथ मतलब छोटे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कितनी साइज है इनकी, केवल 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की साइज आपको देखने को मिल रही है। और किससे बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं क्वार्ट्जाइट, किसे, क्वार्ट्जाइट। और ये क्वार्ट्जाइट बहुत अच्छी अमाउंट में कहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश में। इसलिए आप देखोगे भीमबेटका में हमेशा ह्यूमन ने क्या लिया, शेल्टर लिया है। क्यों, क्योंकि क्वार्ट्जाइट आसानी से मिल जाता है, जिससे क्या बनाए जा सके, टूल्स बनाए जाते थे। आगे की अगर अपन बात करें तो टूल्स की, और हम बात करते हैं माइक्रोलिथ की, तो ये ज्योमेट्रिकल टूल्स थे। तो इसमें आपको ट्राइंगल, रोम्बस, ट्रिपेजियम, इस टाइप के टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स भी थे, जैसे स्क्रैपर्स थे, पॉइंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, जिनको किसी चीज पे बांध के मारा जा सकता है। माइक्रोलिथ वर ऑफन असेंबल्ड विद वुड और बोन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स टूल। तो जैसे
जो भाला जिसको हम कहते हैं, वो जो भाले के एंसेस्टर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और क्यों बोन बोन से या लकड़ी से बांधा जाता है, क्योंकि इससे बहुत दूर तक उनको फेंका जा सके। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का बागौर हमने देखा, उसके बाद आदमगढ़ मध्य एमपी का, महादहा और सराई आपको यूपी में देखने को मिलेगा। चौपानी मांडो आपको बेलन वैली अगेन उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लोतेश्वर और रत्नापुर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। यहां से सवाल पूछा था इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नियोलिथिक साइट्स की अब हम बात करें, मीजोलिथिक के बाद कौन सी पे पहुंच गए हम, नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक में भी आप देखो चिरान बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और अब नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये दाऊ जाली, हार्डुइंग, ये आपको नाम याद होने चाहिए, यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया की बहुत सारी साइट्स अब आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये मेहरगढ़ आगे भी हम लोग देखेंगे इसको, जब आईवीसी पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेहरगढ़ फिर से नाम आएगा। तो ये नियोलिथिक एज के हम पे पहुंच गए। नियोलिथिक एज को हम कौन सी एज कहते हैं, ये न्यू स्टोन एज है। 7000 से 1000 बीसी तक की है, बहुत नई है। इसमें आप देखोगे अब जो है वो एग्रीकल्चर हम सीख गए हैं। एग्रीकल्चर सीख गए तो सेटल्ड जो सेटलमेंट है, एक जगह रहने वाले जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कम्युनिटीज बिल्डअप होने यहाँ पे शुरू हो गई है। द ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट जो गॉर्डन चिल्ड्रेन है, coined the term Neolithic Revolution to highlight the significant change। तो बहुत चेंज क्या आया यहाँ पे, चेंज आ गया कि अब हम लोग सेटल्ड हो गए। सेटल्ड होते कम्युनिटीज बनना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। कौन सी पीरियड में, नियोलिथिक एज में। अब इससे पहले एनिमल हर्डिंग इंपॉर्टेंट था, अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो टूल्स है माइक्रोलिथ तक तो हम पहुंच गए थे, अब किस टाइप के टूल्स हम यूज करना शुरू करेंगे, पॉलिश्ड टूल्स हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे। और द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू अ सीडेंट्री लाइफ। सीडेंट्री लाइफ मतलब अब इंसानों को कहां पर रहना है, एक जगह रहना है। क्यों, क्योंकि अब उन्हें स्टोर करके रखनी होंगी अपनी चीजें। तो ये था नियोलिथिक। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर, स्टोर अगर करना है तो आप देखोगे हाउस आपने बनाना शुरू कर दिए। तो शुरुआत में मड ब्रिक के मतलब कच्चे घर आपको देखने को मिलेंगे। आपको अनाज जो हो गया उसको इकट्ठा करना है तो आप यहाँ पे पॉटरी भी आप देखने को मिलेगी। और धीमे धीमे डोमेस्टिकेशन हम सीख गए थे, शिप्स और गुड्स का डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, तो वीविंग भी यहाँ पे आपको शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। और वीविंग अगर शुरू हो गई तो यहाँ पे लोग क्या पहनना शुरू कर रहे हैं, कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं। सर्दियों में वुल से बने हुए वो कपड़े यहाँ पे पहनना शुरू हो गए। एक साइट है जिसका नाम है लाहौर देवा। लाहौर देवा कहाँ मिलेगी आपको, यूपी में देखने को मिलेगी, मिड गैंगेटिक वैली में। तो यहाँ पे आपको कार्बनाइज राइस ग्रेन देखने को मिली है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब खेती यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। दिस सजेस्ट दैट दिस रीजन माइट हैव एन अर्ली साइट ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहले राइस कल्टीवेशन की साइट इंडिया में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिली थी, यूपी में आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा और अगर अपन बात करें इंडिया में तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर एक्सिस आपको देखने को मिली। साउथ में अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में तो ओवल साइड की आप एक्स यूज कर रहे हो, कुलाड़ी यूज कर रहे हो। और नॉर्थ ईस्ट में पॉलिश जो एक्स हैं और किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की एक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगेन इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखा था अभी, मेहरगढ़ और बुरजाओं। बुरजाओं कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ पे पिट हाउसेज लोग बना के रह रहे हैं। पिट हाउसेज क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंडी है तो पिट हाउस लोग बना के रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बरिंग ऑफ डोमेस्टिक डॉग विद देयर मास्टर्स। तो बरिंग वाली जो प्रैक्टिस है वो भी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, नियोलिथिक एज में। और इस जम्मू कश्मीर की साइड में जो एनिमल्स हैं उनको भी अपने मास्टर्स के साथ क्या किया जा रहा है, बरी किया जा रहा है। नेक्स्ट साइड है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान जो है वहां आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस है किसका, कॉटन का। किसका, कॉटन का ओल्डेस्ट एविडेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट साइड है दाऊ जाली हादिंग। ये कहाँ मिलेगी आपको, असंग में ब्रह्मपुत्र वैली पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टोन टूल्स लाइक मोर्टार्स एंड द पेस्टल्स वर फाउंड एंड सजेस्टेड पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर फूड फ्रॉम ग्रेन्स। ग्रेन से क्या बना रहे थे लोग, खाना बनाना सीख गए थे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। फॉसिल वुड से भी क्या बना रहे थे, टूल्स बना रहे हैं कहाँ पे, तो असम की साइड आपको पता होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्र वैली की।
एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है पिकली हाल। पिकली हाल कहाँ मिलेगी आपको? कर्नाटक में मिलेगी। और यहाँ पे आपको कैटल हर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कैटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, they domesticated cattle like sheep and goats. ठीक है, when it was the time to move, they set entire camping ground on fire and cleared it for the next season. तो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या होता था, जब जो जो भी चीज जो बची है, स्पेशली जो डंग हुआ करता था, गोबर हुआ करता था, उसमें क्या कर देते थे लोग, आग जला देते थे। और आग जलाने के बाद जब हो जाएंगे तो वहाँ पे ऐश माउंट्स बन जाते थे, मतलब राख के पहाड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स, मतलब नियोलिथिक साइट्स की अगर अपन बात करें तो कहाँ कहाँ मिली है? मेहरगढ़, कोल्डीवाहा, उसके अलावा महागरा, बुर्जोहोम, चिरांग, हेल्लूर और पियामपल्ली, ये साइट्स आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से कौन कौन से ग्रेन्स मिले इसकी बारे जानकारी भी आपको होनी चाहिए, कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स। ये मैंने आपको यहाँ पे एक ही मैप में आपको दे दी है। अब नियोलिथिक एज में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर हर समय तो नहीं करोगे, कुछ आपके पास क्या होगा, लेजर टाइम होगा। अब यहाँ पे धीमे धीमे क्या शुरू होगी, पेंटिंग शुरू होगी। तो अर्ली ह्यूमन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, अपनी आर्ट का यूज कर रहे हैं। दे प्रैक्टिस एनग्रेविंग, पेट्रोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स, पिक्टोग्राफ्स उन्होंने यूज करना शुरू हो रहे हैं। और इंडिया में कब से ये पेंटिंग शुरू हुई? अपर पैलियोलिथिक एज से ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? भीमबेटका में। एक और यहाँ पे बंधु का नाम आपको पढ़ना है, यह है आर्कीबाल्ड कैरिन। इन्होंने क्या किया, पहली रॉक पेंटिंग इंडिया में कहाँ मिली, इनको मिली थी। और ये कहाँ मिली है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह है ये? सुहागी घाट। सुहागी घाट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद से इंडिया में जो रॉक आर्ट है उस पर रिसर्च शुरू हुई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको पता है जो पेंटिंग की है, एंशियंट पेंटिंग की, वो कौन सी हमारे लिए? भीमबेटका है। विंध्याचल माउंटेन्स ऑफ द मध्य प्रदेश, भीमबेटका केव्स मिली है आपको। पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक टाइम की आपको यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिल रही है। और कितनी पेंटिंग है? करीब 500 से भी ज्यादा आपको पेंटिंग रॉक शेल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। याद करना क्यों यहाँ पे लोग रह रहे हैं, शेल्टर्स हैं यहाँ पे। क्वार्टजाइट स्टोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे रहे और उन्होंने क्या बनाई, अपनी पेंटिंग बनाई। ठीक है, कौन कौन सी पेंटिंग है ये आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। ये सारी चीजें कौन कौन से थीम्स और कलर्स उन्होंने यूज करे, तो जो रिचुअल्स वो करते थे, हंटिंग के जो सीन्स हैं, उन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन को बनाया है। तो लीनियर पेंटिंग उन्होंने की है। मीजोलिथिक में हंटिंग सीन उन्होंने बनाए, जैसे कोई तीर मार रहा है, हाथी पे बैठ के कोई तीर मार रहा है किसी छोटे जानवर को। द आर्टिस्ट यूज कलर्स लाइक रेड एंड व्हाइट मेड फ्रॉम द गेरू एंड द चूना। तो वहां पे गेरू और चूना इजीली मिलता था, इसलिए उन्होंने कलर्स कौन से यूज करे, मेनली रेड एंड व्हाइट उन्होंने यूज करे हैं। अब इनका पर्पस क्या था? रिचुअल्स के लिए और टू कीप रिकॉर्ड्स, कि हम डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो जो रिकॉर्ड उनको बनाना था उसके लिए उन्होंने क्या बनाना शुरू करा, पेंटिंग्स करना शुरू किया। ठीक है, द को एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट एजेस एट एनी गिवन टाइम, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट हिस्टोरिकल एजेस समटाइम्स लिव साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट रीजन। ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक एज इंडिया में खत्म हो गई तो एकदम उसी समय यूरोप में भी या अफ्रीका में भी खत्म हो गई। तो हो सकता है पैलियोलिथिक एज के लोग अफ्रीका में रह रहे हैं और इंडिया में मीजोलिथिक टाइम के लोग रह रहे हैं। दिस हैपेंड बिकॉज सोसाइटीज डिड नॉट इवॉल्व इन अ यूनिफॉर्म मैनर अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे पूरी सोसाइटी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी कि भाई हमने सबने बड़े पत्थर वाले टूल्स यूज करना बंद कर दिया, अब हम सब छोटे पत्थर वाले टूल यूज कर रहे हैं। द बेलन वैली एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली शोड ऑल थ्री फेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक फॉलोड बाय द मीजोलिथिक एंड द नियोलिथिक। तो याद रखना, बेलन वैली एंड नर्मदा वैली ये दो उत्तर प्रदेश, बेलन वैली तो उत्तर प्रदेश और नर्मदा वैली, यहाँ पे आपको तीनों एज के एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्या समरी थी? तो प्राइमरी तो ये जितने भी लोग थे सब किस पे डिपेंडेंट थे, नेचुरल रिसोर्सेज पे लोग डिपेंडेंट थे। कुड नॉट सेटल फार फ्रॉम द हिली एरियाज, दे कुड नॉट प्रोड्यूस मोर देन दे नीडेड
तो मेनली जो एग्रीकल्चर भी हो रहा था तो वो कैसा था, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था, और रिवर या फुट हिल्स या तराई एरिया में इन लोगों का आपको देखने को मिला ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन। ये सारी एजेस में, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एज, इसमें कौन कौन से टूल्स उन्होंने यूज करे और कैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी, तो अभी तक जो भी पढ़ा है ना हमने इतनी सारी स्लाइड्स में, उन सब की समरी मैंने आपको इस टाइप से चार्ट में बना के दे दी है। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी ने सवाल पूछे या नहीं पूछे, तो वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इन द इंडिया वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली। हमारे दिमाग में सबसे पहले इंडस वैली आ जाता है। देखो, गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा, इंडस का नाम ही नहीं है, तो हमें पता है कहाँ पे मिला है सबसे पहले, नर्मदा वैली में ह्यूमन बींग का फॉसिल मिला है, कहाँ पे, इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन, which among the following sites provide evidences of the domestication of animals in the Mesolithic period की हम बात करें तो राजस्थान की कौन सी साइट थी, बागौर, बिल्कुल सही, राजस्थान की कौन सी साइट है, बागौर, तो डायरेक्टली आंसर आपके पास है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया, different periods are identified as on the basis of the types and terminology of the stone tools। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। देयर वर नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ टूल इन डिफरेंट पीरियड। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल वेरिएशन तो मिलेगा ही, तो ये तो बात कैसी हो गई, गलत हो गई। Stone Age cultures of different periods evolve uniformly in a near unilinear fashion all over the subcontinent। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सब जगह एकदम से यूनिफॉर्मली वो हो जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आपको सही देखने को मिल रहा है। तो देखो 3 क्वेश्चन मिल गए, ये चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। नियोलिथिक पे भी सवाल पूछा है, और ये सवाल ये साइट कहाँ पे है, असम वाली जो साइड है, ब्रह्मपुत्र वैली। दाऊजाली हादिंग अ नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर में, नहीं साहब, असम में है। कंसीडर द बोन इम्प्लांट्स वर फाउंड इन द चिरांड इन महाराष्ट्र। क्या बात सही है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। पीपल लिव्ड इन द पिट हाउस इन द बुर्जोहम। कहाँ पे मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में, ठंडा इलाका था इसलिए पिट हाउसेज में लोग रहना शुरू हुए। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये 5वां सवाल है, देखो इसी चैप्टर से, तो बताओ चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम मेहरगढ़। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन द नियोलिथिक एज। ये भी सही है, ये ध्यान रखिएगा, और सीरियल्स पे अभी यूपीएससी का ध्यान भी ज्यादा है, तो नियोलिथिक एज में सबसे पहले सीरियल कल्टीवेशन शुरू हुआ था। ठीक है, और ये है मेंस का क्वेश्चन। मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए। पहला क्वेश्चन ये है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू द मीजोलिथिक मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल। तो क्या हुआ था पैलियोलिथिक से जब मीजोलिथिक गए, कैसे टूल्स में चेंज हुए, डोमेस्टिकेशन हुआ, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आया, तो वो चीज आप यहाँ पे बताओगे। एनालाइज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, सबसिस्टेंस, पैटर्न, सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरेक्टराइज दिस ट्रांजिशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल आपको से पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन ये है, द ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन पूछा है मीजोलिथिक से नियोलिथिक का, और वहां पूछा था पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक का। तो अगेन दोनों करीब करीब सेम ही क्वेश्चन है, आसानी से आंसर किए जा सकते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे नाम आपको याद करने हैं। और अगर ये वाला चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया और जान ली कहाँ कहाँ पे साइड से, तो आप पाओगे कि आने वाली जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ें अच्छे से समझी होंगी, और ये पीडीएफ आपको संबोधि के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, इससे रिवाइज कीजिएगा, और साथ ही साथ जो आर एस शर्मा सर की किताब आपके पास है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप पाओगे कि आपने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको ध्यान रखना है। सेशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगी।